साला पागलपन आज भी वही है साहब। मैंने जीने का तरीका बदला है, तेवर नहीं। मेहनत से अपने किस्मत की जांच लेंगे। जिद्दी बाप की औलाद हैं जनाब, मंजिल पाकर ही सांस लेंगे। जी हाँ साथियों, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी तब तक हम अपने कदमों को रोकने वाले नहीं हैं। ना ही हम रुकेंगे, ना ही हम झुकेंगे। लगातार अनवरत रूप से हम प्रयासरत रहेंगे। जी हाँ साथियों, ऐसी अभिलाषा के साथ कि आप ऐसा कार्यदायित्व का निर्वहन कुछ इसी तरीके से करेंगे। आइए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन कहानी के साथ इस रंगमंच का रंगारंग शुभारंभ करते हैं साथियों। फिलहाल ये कहानी आपके दिल में समा जाएगी, ऐसी अभिलाषा है मेरी। आज हम गुलाम वंश की शुरुआत करने वाले हैं। वाकई में हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हर उस प्रश्न पर हमारा नजरिया होगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और इस मजेदार कंटेंट का मजेदार तरीके से आनंद लीजिए साथियों। तो गुलाम वंश, वाकई में ऐसा नहीं कि ये गुलाम वंश है और सब लोग गुलाम ही रहेंगे। फिलहाल गुलाम वंश इसे क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी हम आपको नजराना देंगे, नजरिया देंगे, हर बातों पर ले आएंगे। फिलहाल गुलाम वंश जिसके बारे में हम इस बातों को जानने वाले हैं, सच पूछें तो गुलाम वंश में हमने लिखा हुआ है टाइटल में ऐबक की कहानी। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, क्योंकि उस समय गुलामों की परंपरा थी, यानी दास प्रथा हावी थी। लोग बेचे जाते थे। अर्थात कहने का मतलब आपके अंदर प्रतिभा है तो आपको बेहतर दाम पर राजा खरीदेगा या कोई और खरीदेगा जिसके पास पूंजी है। कुछ इसी तरीके से काम हुआ करता था। ऐबक को किसी ने खरीदा, फिर ऐबक उसके द्वारा मोहम्मद गौरी को बेचा गया। अभी हम उस बात पर चर्चा करेंगे, केवल इतना समझिए क्योंकि हम इसकी पृष्ठभूमि बनाएंगे सबसे पहले। तो गुलाम वंश ऐबक की कहानी, जहां गुलाम वंश को लगभग हम 320 वर्षों तक, या हम ये कह दें कि एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने वाली 320 वर्षों की कहानी अब आपके इसी प्लेटफॉर्म पर लगातार अनवरत रूप से प्रोवाइड कराई जाएगी। जहां गुलाम वंश की शुरुआत करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में, जब मोहम्मद गौरी इस दुनिया से जा चुका होगा। यानी कहने का मतलब है मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक अब सुल्तान बनेगा। कहाँ का? दिल्ली का। तो दिल्ली का पहला सुल्तान आपके सामने हाजिर है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला वंश जिसने सल्तनत के रूप में इस पर स्थापित अपने आप को किया है, उस वंश का नाम है गुलाम वंश। जी हाँ साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण कंटेंट का। हम बात कर लें गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। साथियों, अगर गुलाम वंश की बात की जाए, गुलाम वंश की बात की जाए तो कुछ पहले हम इसका लेखा जोखा बना लेते हैं, जिससे ये जानकारी हमें आसानी से समझ में आना शुरू हो जाए। गुलाम वंश में वाकई में 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। उन शाखाओं में एक है कुतबी वंश, एक शाखा है कुतबी वंश की, और एक है शमसी। कुतबी, शमसी, और एक है वल्लभनी वंश। वल्लभनी वंश, ये हो गया कुछ इस तरीके का। कुतबी वंश, शमसी वंश और वल्लभनी वंश, ये 1206 से लगाकर 1210 तक चलेगा। ये 1210 से लगाकर लगभग 65 तक जाएगा। ये 1265 से लगाकर लगभग 1290 ईस्वी तक का मामला जाहिर करेगा, देखेगा। तो हमारा दायित्व है, ये हम एक रूपरेखा सबसे पहले किसी भी कंटेंट का बना पाएंगे तो फिर हम उस पर अपनी गाड़ी को आसानी से उस प्लेटफॉर्म पर दौड़ा पाएंगे। फिलहाल कुतबी वंश, शमसी वंश, वल्लभनी वंश, इन 3 महत्वपूर्ण वंशों का लेखा जोखा है हमारा गुलाम वंश। देखना, इस गुलाम वंश की महत्वपूर्ण 3 शाखाएं हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसके अलग अलग राजाओं यानी अलग अलग सुल्तान को अलग अलग तरीके से महत्व दिया गया है। अगर कुतबी वंश के बारे में हमारा एग्जामिनर हमसे पूछेगा तो साथियों यहाँ ऐबक का नाम लीजिएगा। यानी कुतबी वंश का संस्थापक कौन है? ऐबक। गुलाम वंश का भी संस्थापक कौन है? ऐबक, क्योंकि पहला तो न्यू यहीं से चालू हो रहा है ना। देखिएगा, अगर शमसी वंश की बात आएगी ना तो यहाँ आप जवाब दीजिएगा इसी का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका दामाद है साथियों? ऐबक का दामाद है। और बलबनी सबसे खूंखार शासक इस वंश का, बलबन इस वंश का संस्थापक माना जाएगा। यानी इनका लेखा जोखा है ये।
इनके तरीके से इस वंश का निराकरण किया गया और इनके तरीके से हम महत्वपूर्ण कहानी पर पर्दा हटाएंगे। देखते रहिएगा साथियों। तो कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, इन 3 महत्वपूर्ण वंशों का एक निरूपण हम कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और बातें इसी कहानी में। देखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश माना जाएगा। आप ये सोचेंगे सर क्या इसके पहले किसी अन्य वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया? किया। दिल्ली को राजधानी बनाया लोगों ने, दिल्ली पर कब्जा रखा लोगों ने। पृथ्वीराज चौहान जैसे महाराजा ने दिल्ली को ही राजधानी बना रखा। आपको ये सारी बातें पहले पता है, लेकिन यहां मैं कुछ और कह रहा हूं। यहां मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत, यानी अब ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाएगा, ये पूरा साम्राज्य जाना जाएगा। यानी गुलाम वंश का अधिकार जहां जहां तक होगा वो पूरा देश दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाएगा, पूरा क्षेत्र। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत अब आपके स्क्रीन पर है और दिल्ली सल्तनत लगभग 320 वर्षों का लेखा जोखा रखता है। यानी 320 वर्षों तक इस पर शासन हुआ है। और उस शासन के क्रम में अगर हम बात करें तो साथियों सबसे पहली बात हम कर लेते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे और इसके बारे में बहुत कुछ लेखा जोखा रखेंगे। तो गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी, खिलजी वंश। जी साथियों, दिल्ली सल्तनत पर अब इन्हीं का हम वर्चस्व देखेंगे। ये सबसे छोटा वंश है। यानी दिल्ली सल्तनत के मामले में दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला सबसे छोटा वंश कौन सा है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। और ऐसे प्रश्नों के लिए भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए, तैयारी हमारी बेहतर हो। तो आइए समझते रहें गुलाम वंश की कहानी। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश पहले हावी हुआ है। इसके बाद खिलजी वंश जो कि काफ़ी कम समय तक चलेगा। और खिलजी वंश के बाद अगर हम बात करें तो साथियों तीसरा आएगा। देखिए 1 2 करके आप जान सकते हैं। और ये आपका 3 हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश। जी हाँ साथियों, और अगर आप इसकी बात करें तो ये सबसे बड़ा वंश रहेगा, सबसे बड़ा वंश जिसने दिल्ली सल्तनत पर काफ़ी लंबे समय तक राज किया। और इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो लोधी वंश आएगा। वो मैं आपको कुछ इसी तरीके से 4 पॉइंट करके दर्शा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। लोधी वंश आएगा। और लोधी वंश के पहले भी एक वंश था साथियों, उसका नाम था सैयद वंश। वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ 5 कर दीजिए और चौथे नंबर पे कर दीजिए सैयद वंश। इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सैयद वंश और लोधी वंश, यानी इस तरीके से 5 महत्वपूर्ण वंशों का शासन रहेगा इस दिल्ली सल्तनत पर, जिसको क्रमवार हम लोगों ने दर्शाने का प्रयास किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कुछ इस तरीके का एक लेखा जोखा, एक प्रस्तुतिकरण होगा। और हमारे एग्जामिनर महोदय हो सकता है इस क्रम के बारे में जानकारी लेना चाहें। हो सकता है ये पूछें कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन प्रशासन किसने संभाला है, या ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे छोटा शासन पीरियड किसका रहा है। तो ऐसे जवाब के लिए तो हम तैयार हैं और इसी उद्देश्य के साथ तो हम अपने कार्यदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग रूपरेखा बना रहे हैं साथियों, और आप भी कुछ इसी तरीके से रूपरेखा बनाइएगा। गुलाम वंश में हम किन किन शासकों को देखेंगे, क्योंकि हमारा स्क्रीन इसी से सजा हुआ है और आज का जो क्लास है, आज का जो कंटेंट है, इसी पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है। तो गुलाम वंश पर जहां हम बात करेंगे साथियों, तो सबसे पहले मैंने बात की कि कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, जो कि इस वंश का संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक। और आपको पता है गुलाम वंश की स्थापना करने वाला या गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? ऐबक है। ऐबक कौन था? ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी को कोई संतान नहीं थी। वो अपने गुलामों को यानी अपने दासों को ही बहुत प्यार किया करता था, उन्हें पुत्र के समान मानता था। उसमें ऐबक को सबसे ज़्यादा प्रिय माना गया है। अतः ऐबक को ही भारत की गद्दी सौंप के चला जाता है। सौंप के जाने का मतलब इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं रहा तो अब कार्यभार तो संभालना है। इसके पहले इसे सेनापति आदि के रूप में तमाम प्रकार के उपाधियों से भी नवाजा गया है। फिलहाल देखा जाए तो ऐबक है संस्थापक साथियों। ऐबक के बाद अगर हम बात करें तो आराम शाह आएगा, थोड़े समय के लिए ही आराम फरमाएगा। आराम शाह आता है जरूर, लेकिन ऐबक ने अपने बिटिया की शादी इल्तुतमिश से की थी। इल्तुतमिश इस लहजे से इसका दामाद हुआ, और जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है
आराम शाह को राजा मान लिया जाता है। ऐसी दशा में ये आराम फरमा रहे होते हैं, लेकिन इल्तुतमिश बैठता नहीं और खुद आकर के शासन प्रशासन को संभालने का काम करता है। इसकी कहानी आगे समझेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश, ऐसा सोचने से कहानी थोड़ा हमें याद रह जाती है साथियों। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन है। रुकनुद्दीन आएंगे, फिरोज शाह, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, ये सब कम समय वाले हैं, ज़्यादा लंबा इनका शासनकाल नहीं रहेगा। लीजिए, पहली महिला सुल्तान रजिया, ये पूछा जाता है आपसे। पहली महिला सुल्तान, माना जाता है कि इल्तुतमिश की कई संतानें थीं, और ये भी कहीं कहीं जिक्र है कि 50 पुत्र थे। इल्तुतमिश बीमार होता है और अपने पुत्रों को आवाज़ देता है कि बेटा हमारे पास चले आओ, क्योंकि उस समय अजमेर में हुआ करता था। अब पुत्रों को यह लगता है कि जो भी जाएगा वो दिल्ली की सल्तनत को खो बैठेगा। पिताजी बीमार हैं तो यहाँ हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, ऐसे होड़ में लगे हुए हैं, कोई जाता नहीं है। तो रजिया जाती है और वहाँ इल्तुतमिश अपनी पुत्री को ही घोषित करता है सुल्तान। इसका तात्पर्य हुआ, इसलिए मैंने बताया कि पहली महिला सुल्तान कौन है, तो रजिया है। याद रखिएगा साथियों। रजिया के बाद आ जाएगा वहराम शाह। वहराम शाह, ये रजिया के बाद आए हैं साथियों। इसके बाद अलाउद्दीन महमूद आएंगे। अलाउद्दीन महमूद, ये क्रम आप याद रखिएगा साथियों। इससे आपको ये गुलाम वंश समझने में काफ़ी आसानी होगी कि हमें क्या क्या आगे चल करके देखने की ज़रूरत है और क्या क्या हम देखेंगे। तो अलाउद्दीन महमूद के बाद अगर हम बात करें तो आएंगे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद आ गए। और अगर हम इसके बाद आगे जाएं तो अब बलबन आएगा। बलबन, बलबन आ गया साथियों। बलबन के बाद कैकूबाद, बलबन के बाद कैकूबाद, और एक है क्यूमर्स। क्यूमर्स, ये शासन पीरियड रहेगा। यानी हम चले कहाँ से, ऐबक से। आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, देखें तो कहीं कोई मिस तो नहीं है। रजिया और वहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, इसके बाद बलबन, कैकूबाद, क्यूमर्स। कोई बात नहीं, एकदम सटीक है। और आप इसे अपने नोटबुक पर इंगित करें और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिलहाल ये जो कंटेंट है जिसके लिए समर्पित है, जहां हम पूरा एक माहौल बना करके, अभी पूरा ढांचा निर्मित करके हम लोग आगे बढ़े हैं, जहां उसकी पृष्ठभूमि गुलाम वंश की हम बना चुके हैं। अब हम इस गुलाम वंश के संस्थापक से इसकी शुरुआत करते हैं। हम ऐबक की बात करते हैं। ऐबक की पूरी कहानी को एक बार हम लोग लेखा जोखा इसका लेते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए समझते हैं ऐबक कौन था। ऐबक एक तुर्क था। आप ये मान के चले, मध्य एशिया में आप जाइए, वहाँ अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, जो भी आप पढ़ते हैं, तो आप वहाँ का एक ये तुर्क था। ऐबक एक तुर्क था और वाकई में उस समय दास प्रथा काफ़ी ज़्यादा हावी थी, मैंने आपसे बताया भी। यानी ऐबक की अगर हम बात करें, इस ऐबक की, तो ऐबक क्या था, एक तुर्क था। तुर्क था और ये तुर्कमेनिस्तान से आया हुआ था। यानी तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला एक तुर्क था। इसे अब्दुल अजीज कोका, अब्दुल अजीज कोका ने खरीदा था। अब्दुल अजीज कोका ने इसे खरीदा था। मान के चलना, ये एक चिश्ती था। अब्दुल अजीज कोका ने इसको खरीद लिया। इसको ले जाता है अपने घर और इसको तमाम प्रकार की चीज़ों से अवगत कराता है, इसका पालन पोषण करता है और इसे तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवार चलाना यानी युद्ध कौशल की भी पूरी शिक्षा देता है। सब कुछ सिखा करके इसे माहिर बनाता है। जानते हो ऐसा क्यों करते थे? आज आप एक जानवर खरीद के लाते हैं और आप उसकी बहुत सेवा करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसका अच्छा दाम लेना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर हम इसकी बहुत ही बेहतर ढंग से सेवा करें तो शायद ये जानवर और हष्ट-पुष्ट होगा और आगे चल करके हम इसे ऊंचे दाम पर बेचेंगे। ये है। और अगर ये बच्चा बहुत कुछ जानकार हो जाएगा, युद्ध कौशल में प्रवीण हो जाएगा, सारी चीज़ें जानेगा, तो आज का ज़माना कुछ यही है। यानी उस समय की बात कर रहा हूँ, 1206 ईस्वी के पहले की बात कर रहा हूँ। तो सोचना, जब ये छोटा था, यानी 80 वगैरह की बात रही होगी, 1180 वगैरह के आसपास की, तो उस समय जब इसको बाजार में बेच दिया गया, ये काफ़ी छोटा था। और उस समय
जब इसके अंदर अब्दुल अजीज कोका ने तमाम गुण भरे होंगे, अब फिर ये इसको बेचेगा। बहरहाल कहा जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि अब्दुल अजीज कोका उसे बेचना नहीं चाहता था, उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती, यानी ये मर जाता है। जब अब्दुल अजीज कोका मर जाता है तो इसकी जो संतानें थी वो कहीं ना कहीं अपने जो हिस्से की जमीन जायदाद है, जो धन है, उसे देना नहीं चाहते थे ऐबक को। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ऐबक को ले जा करके गजनी के बाजार में बेच देते हैं। गजनी के बाजार में, देखिए दोबारा बिका है ये, गजनी के बाजार में बेच देते हैं। और अब कौन खरीद लेता है इसे, मोहम्मद गोरी इसे खरीदता है। इसीलिए आप ये जानते हैं कि ये मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था। मोहम्मद गोरी इसे खरीदता है, इसके युद्ध कौशल तथा इसकी कुशलता को देखकर वो इसे सिपा सलाहकार घोषित करता है। जी हाँ साथियों, मोहम्मद गोरी ने इसे क्या घोषित किया है, सिपा सलाहकार या सिपा सालार घोषित करता है, जिसके हाथ में काफ़ी पावर होगी। वो तमाम प्रकार की सैन्य क्षमता का निरूपण कर पाएगा, यानी सेना का नेतृत्व करेगा। तो इस तरीके का काम था। आगे देखेगा तो ये बाजार जो लगा था अभी तुर्कमेनिस्तान में, अब्दुल अजीज कोका ने वो कहाँ खरीदा था, तो वो निसापुर बाजार में खरीदा था इसने। निसापुर में इसने खरीदा और गजनी के बाजार में मोहम्मद गौरी ने इस ऐबक को खरीद लिया। फिलहाल जो भी रहा आगे देखिएगा। अब 1206 में, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हो जाती है मौत। आपको पता है 1191 1192 तराइन के युद्ध में भी ऐबक का जिक्र किया जाता है कि ऐबक ने वहाँ भी अपने इस महाराज यानी सुल्तान की मदद की थी। इसका तात्पर्य है कि ऐबक काफ़ी पावरफुल था और ये कह सकते हैं काफ़ी सक्षम भी रहा होगा। तो 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गौरी के केवल ऐबक ही गुलाम नहीं था, कई अन्य भी गुलाम थे, जिसमें कुछ गुलाम काफ़ी योग्य थे और वो अपने आप को राजा मानते थे, यानी सुल्तान समझते थे। तो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद होड़ सी मची 3 महत्वपूर्ण गुलामों में। एक था यल्दौज या यल्दूज लिखा होता है, यल्दौज, और दूसरा है कुबाचा। यल्दौज और कुबाचा, और तीसरा आपके स्क्रीन पर जिसकी कहानी आप देख रहे हैं। तो यल्दौज, कुबाचा और ऐबक में आपसी यानी अंतरकलह होता है, प्रतिद्वंदिता होती है कि भाई शासन प्रशासन में ऐबक की यानी मोहम्मद गौरी के इस पूरी सल्तनत का मालिक कौन होगा। जब वो चले गए हैं, अब पूरी सल्तनत किसकी जिम्मेवारी पे होगी, जबकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो इन्हीं को पुत्रों के समान वो माना करते थे। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को सबसे बड़ा दर्जा दिया था। फिलहाल जो भी रहा हो, इन तीनों लोगों में, इन तीनों गुलाम भाइयों ने आपस में समझौता करके या जिद करके अलग अलग स्थानों पर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। जैसे यल्दौज ने अपने आप को गजनी का सुल्तान बनाया, कुबाचा ने अपने आप को सिंध का सुल्तान घोषित किया, और ऐबक ने अपने आप को भारत की सल्तनत का सुल्तान घोषित किया, यानी दिल्ली सल्तनत का मालिक बैठा कौन, ऐबक। तो ये लेखा जोखा रहा यहाँ के गुलामों का, इनके गुलामों का। इन्होंने अपने अपने तरीके से अपने कार्यदायित्व का निर्वहन कर दिया। देखिए समस्या यहीं रुकती नहीं है, अभी भी अंतर कला प्रतिस्पर्धा चलेगी, क्योंकि आप हमारे साम्राज्य के मालिक बन चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐबक जरूर चाहेगा यार ये यल्दौज मर जाता या फिर ये कुबाचा चला जाता तो शायद मैं पूरे साम्राज्य का अपने ना होने वाले पिता मोहम्मद गौरी की तरह शासन कर पाता, या मैं बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक होता। ऐसी सोच हर किसी की रही होगी, वो कुबाचा की भी रही होगी, यल्दौज की भी रही होगी, क्योंकि कोई सगे भाई थोड़ो थे, और सगे भाई भी होते तो इस शासन प्रशासन में उस समय काफ़ी होड़ मची हुई थी। देखिएगा यल्दौज, कुबाचा, ऐबक, ये कहानी आगे बढ़ेगी। अब ऐबक बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। ये वैवाहिक संबंधों की मदद से अपने कार्य दायित्व का बेहतर निराकरण करने के लिए बहुत ही अच्छी सोच से आगे काम करेगा। वैवाहिक संबंधों से अपने आप को मजबूत करेगा। देखना जरा वैवाहिक संबंध कैसे। अपने बहन की शादी किससे करता है, देखिए बहन की शादी कर देता है कुबाचा से। लीजिए कुबाचा जो कि इसका गुलाम भाई था, ऐबक ने अपने बहन की शादी कुबाचा से कर दी। अब कुबाचा इसका जीजा हो गया, इसका मतलब हमारे रिश्तेदारी का माहौल बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा
सिंध प्रांत से भी कुछ ना कुछ कर असूल सकेंगे, या फिर वहाँ का आना जाना हमारा अच्छा हो जाए, मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, तो इस प्रक्रिया से हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऐसी सोच थी ऐबक की। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुपाजा से कर दी। देखिएगा, शादी बता रहा हूँ। दूसरा देखना, स्वयं की शादी, स्वयं की शादी, स्वयं की शादी यलदौज की पुत्री से कर दी। यलदौज की पुत्री, यलदौज कहाँ का शासक है देख लो आप, यलदौज गजनी का है। यलदौज की जो पुत्री थी उससे खुद शादी कर लेता है, यानी इसको साला बना लेता है, खुद जीजा बन जाता है। इसका तात्पर्य हुआ इन्हीं गुलाम भाइयों ने आपस में रिश्तेदारी बना ली है, और ये पूरा क्रियाकलाप किसका था? ऐबक का। अब देखना तीसरी बात क्या होगी। तीसरी शादी, यानी ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी, पुत्री की शादी किससे की है? पुत्री की शादी इसने इल्तुतमिश से की है। इल्तुतमिश, आगे ये कहानी आप देखेंगे। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में भी पूरी एक कहानी आपके सामने आने वाली है, फिलहाल अभी इतना। इल्तुतमिश से शादी करता, अर्थात कहने का मतलब इल्तुतमिश इसका दामाद बन जाता है। तो ये रहा वैवाहिक संबंधों का लेखा जोखा, जिसके माध्यम से अपने कार्यदायित्व का बेहतर निराकरण करेगा। और देखिएगा कुछ इसकी उपाधियां हैं साथियों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उपाधियों में जैसे इसे कुरान खां की उपाधि मिली है। आप सोचोगे क्यों? उपाधियां कुछ विशेष कार्य के लिए दी जाती थी, लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है। इसे पूरा कुरान जवानी याद था, इसीलिए इसे कुरान खां कहा जाता है। दूसरा देखिएगा, इसे पील वक्स कहा जाता है। पील वक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घोड़ों को दान दिया करता था, पील वक्स कहा जाता है। और देखिएगा इसे लाख वक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत दान देता था, लाख वक्स भी कहते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले की मलिक, मलिक भी कहते हैं, और सिपा सालार भी कहते हैं, सिपह सालार भी इसे कहते हैं। और ये बात दोनों ही ये उपाधियां किसने दी थी? तो मोहम्मद गोरी ने ये उपाधियां इसे दी थी। देखिएगा ये चीज़ें हैं साथियों, यानी इसकी ये तमाम उपाधियां हैं, पील वक्स, लाख वक्स, कुरान खां और मलिक सिपा सालार, ये किसकी उपाधियां हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तुर्कमेनिस्तान के एक छोटी सी जगह में जन्म लेने वाले इस दास का राजा बनने तक का सफ़र आपको कैसा लगेगा आप सोचिए। जिसको पहले निशा देखना हो, लिखा था हमने यहाँ पर, निशापुर बाजार में जिसको पहले अब्दुल अजीज कोका खरीदता है, फिर पालन पोषण करता है, तमाम प्रकार के युद्ध कौशल अन्य प्रकार की चीज़ों से निपुण करता है। और ऐसा होने के बाद फिर ये बेचारा दोबारा बेचा जाता है गजनी के बाजार में। कितनी बार बेचोगे हमें इस महंगाई के बाजार में? तो कितनी बार बिकेगा ये? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब की बार बिका है और सही हाथ लग गया है। ऐबक बिका, मोहम्मद गोरी ने खरीदा है, और मोहम्मद गोरी इस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया करता था, और ये काफ़ी ज़्यादा योग्य भी रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। और ये बहुत ही चालाक था। आप देख सकते हैं अपने कार्यदायित्व का बेहतर निर्वहन करने के लिए इसने अपने गुलाम भाइयों से अपना रिश्तेदारी वाला माहौल बनाया, और कुछ इस तरीके से शादियां करके और करा करके अपने कार्यदायित्व का निर्वहन किया। साथियों समझ गए होंगे आप। देखिएगा तो उपाधियां इसे मिल चुकी हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिएगा इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण लेखक, रचनाकार, कवि, कुछ भी कह लीजिए, तो हसन निजामी रहते थे। हसन निजामी, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। हसन निजामी रहते थे और इन्होंने ताजुल नासिर लिखी है। ताज उल नासिर इनकी रचना है साथियों, ताजुल नासिर। पूछा जा सकता है किस महत्वपूर्ण साहित्य की मदद से हम ऐबक के बारे में जान पाते हैं? ऐबक का साक्ष्य कहाँ मिलता है? साक्ष्य और स्रोत के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। ये जो बकबका रहे हैं हम, और जो आप इतना कान खड़े करके सुन रहे हैं, इस पर आपको विश्वास कैसे होगा जब तक हम किसी पुस्तक का नाम नहीं लेंगे, किसी साहित्य का नाम नहीं लेंगे कि यहाँ इसके माध्यम से आया है। तो हसन निजामी इसके दरबार में रहा करता था। ताजुल नासिर उसकी रचना है, जिसके माध्यम से ऐबक के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है साथियों। आगे देखिएगा, ताजुल नासिर की बात करने के बाद हम कहें फ़क्र, एक हैं फ़क्र मुदास्सिर। फ़क्र मुदास्सिर ये भी एक कुछ इसी तरीके से हैं, और ये थोड़े राजनीतिक टाइप के थे। इन्हें पहला राजनीतिज्ञ माना जाता है, पहला राजनीतिज्ञ इन्हें माना जाता है, राजनीतिज्ञ। और इनकी जो पुस्तक है साथियों, अल उल हर्स, ये दोनों लोग, ये दोनों महान कवि हैं।
आप मान के चलें। और ये लोग कहाँ रहते थे? इन्हीं के दरबार में रहते थे। इनकी अलग अलग रचनाएं आपके सामने मैंने लिख दिया है और इन रचनाओं से भी आपके प्रश्न बनते हैं, एग्जामिनर महोदय ये प्रश्न पूछते हैं और इनकी मदद से हम ऐबक की कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इतिहासकारों का मानना है यहाँ से साक्ष्य उन्होंने दिया और हमारी पुस्तकों में निराकरण करने के बाद हम उसको एक बेहतर ढंग से आकलन करने के बाद आप तक प्रोवाइड कराते हैं। कुछ इसी तरीके का लेखा जोखा होता है और हमारे एग्जामिनर महोदय यहाँ से हमसे प्रश्न पूछ जाते हैं। फिलहाल जो भी हो, यहाँ तक की बातें आपको कैसी लगी हैं कमेंट करके जरूर बताएं। देखिएगा, मैं अगर आप बात करूं कुछ इसकी उपलब्धियों की, कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातों की जो पूछा जाता है। देखिएगा, एक चिश्ती थे, चिश्ती का मतलब समझ लीजिए वो थोड़े से वो होते हैं जिसको कहते हैं जैसे आपके लिए जज होते हैं, वैसे चिश्ती होते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम सुना होगा, बख्तियार काकी की याद में इनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया, निर्माण प्रारंभ किया। बहरहाल इल्तुतमिश आकर के पूरा करेगा, लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखवा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए जब भी प्रश्न आता है कि कुतुब मीनार किसने बनाया है तो आप कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में ये काम किया था। देखिएगा, अगली बात देखिएगा, यहीं पर दिल्ली में ही कुबुत्तुल इस्लाम मस्जिद बनवाया है। काफ़ी फेमस चीज़ें हैं ये पूछी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर अब रख रहा हूँ, जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा, जैसा भी आए, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका मतलब है कि लगभग ये 60 घंटे में बन चुका था। शायद कुछ इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया है। कोई सांस्कृतिक विद्यालय हुआ करता था, उसको ऐबक ने तुलवा करके ये बनवाया था, मोहम्मद गोरी ने आदेश दिया था। ऐसा तमाम इसके बारे में जिक्र किया गया है साथियों। तो ये महत्वपूर्ण बातें रहीं। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। 1206 ईस्वी में ये अपनी शुरुआत करता है मोहम्मद गोरी के जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद। इसके बाद 1210 ईस्वी में ये बेचारा पोलो खेल रहा होता है। क्या? पोलो का मतलब समझ रहे हैं? घोड़े पर बैठ करके लटक लटक के मारने वाला खेल खेल रहा था। और कहा जाता है कि घोड़े ने बदला लिया था, शायद जैसा भी रहा हो। तो घोड़ा नाराज हो जाता है किसी भी कारण, और ये पोलो खेल रहे थे, वो उछल पड़ता है और ये गिर जाते हैं और पीछे से आ रहे तमाम अन्य घोड़े इनको कुचल देते हैं, जिसकी वजह से 1210 ईस्वी में ही इसकी मौत हो जाती है। तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी लाहौर थी और लाहौर में ही इसका मकबरा है साथियों। मकबरा कहाँ है? लाहौर में। राजधानी कहाँ है? लाहौर बनाई थी। इल्तुतमिश आएगा, दिल्ली ले जाएगा। राजधानी लाहौर है, मकबरा कहाँ है? लाहौर में। यहाँ एक अनारकली बाजार है, आपको जा करके देखने को मिल सकता है साथियों। अनारकली बाजार के पास इसका मकबरा लाहौर में बनवाया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि उसको यहीं दफनाया गया है। तो ऐसे प्रश्न से आपका सामना हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सब कुछ जान चुके हैं? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के सफ़र की कहानी अब आपको याद रहेगी? एक दास का राजा बनने तक का सफ़र, वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत बनाने का सफ़र, कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा मीनारों के लिए जाना जाता है, कुछ साक्ष्य इसने छोड़े हैं, तथा कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार इसके दरबार में रहा करते थे, जिससे माध्यम से हमें प्रमाण मिले हैं। तो आज का कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा साथियों, कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। हमारी मुलाकात अब आपसे नए एपिसोड में होगी। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।